उनका भी यह कर्तव्य है कि वे अपने प्यारे सिंध को न भूलें। अगर यहूदी 2000 वर्ष तक अपनी राष्ट्रीयता कायम रख सके तो इन लोगों को अब तक तो केवल कुछ ही वर्ष हुए हैं। शायद किसी दिन बादल बरस पड़े और जुदाई के दिन दूर हो जाए। यह कथन था जिए सिंध मूवमेंट वाले जीएम शहीद का। सिंधु नदी के किनारे वेदों की रचना हुई थी। परम पूज्य गुरुजी ने अपने एक भाषण में कहा, हमें उस पवित्र सिंधु जिसने हमें हिंदू और हमारे देश को हिंदुस्तान का नाम दिया, हिंदू विचारधारा के विकीर्ण करने वाला विश्व के अंदर तक्षशिला अब हमारा नहीं है। क्या ये सब स्मृतियां हमारी धमनियों में ज्वलंत है? आज के इस अवसर पर आज भी हमको हमारी धमनियों के अंदर, हमारे खून में ये बात आनी चाहिए कि वह स्थान आज अगर हमसे दूर है तो हम कब हमारा होगा और कब हम उसके होंगे। यह एक सोचने का विचार है। दाहरसेन स्मारक के निर्माण को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे गए। भाइयों और बहनों, ये स्मारक हमको विश्व की प्राचीनतम सिंधु घाटी सभ्यता का दर्शन कराता है। ये स्मारक हमको हमारी जड़ों से जोड़ने का कार्य करता है। यूरोप के विद्वान बेरासवोर्ड मैनचेस्टर गार्डन नामक पत्रिका में लिखते हैं, मोहनजोदड़ो में देखी गई नालियां और सभ्यता 19वीं शताब्दी तक भी यूरोप के अंदर नहीं बनी थी। जो यहाँ 7000 साल पहले थी, 19वीं शताब्दी के अंदर यूरोप में वो सभ्यता नहीं थी। उस प्रकार का नगरीय विकास वहां पर नहीं था। अधिक क्या, मिस्र में मेसोपोटामिया तक ऐसी कलापूर्णता नहीं देखी गई। मिस्र की जो मम्मी दुनिया में प्राचीनतम मानी जाती है, परंतु वो लपेटी तो सिंध की मलमल में जाती थी, क्योंकि सिंध तब भी इतना उन्नत था। ये स्मारक हमें दुनिया के सामने ऊंचा मस्तक कर खड़े रहने का साहस प्रदान करता है। ये स्मारक मनगढ़ंत और हिंदुस्तान को पराजयता का तकमा देने वाले इतिहासकारों को आईना दिखाने का काम भी करता है। यह उन प्रगतिशीलता और फारसी लेखकों द्वारा लिखे गए इतिहास की प्रामाणिकता को चुनौती देने वाला है। यह स्मारक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, अपितु अपने दिव्य दृष्टि से देखने के लिए भी है। लेखकों और तवारीखों के उन 3 मनगढ़ंत अध्याय की बात कहकर मैं अपनी बात को पूरी करना चाहता हूँ। यहाँ के फारसी लेखक ये कहते हैं कि दाहरसेन पर खलीफाओं ने हमला इसलिए किया क्योंकि सिलोन से एक जहाज आ रहा था खलीफाओं का, जिसमें कुछ दासियां थी, और उसको सिंधी लुटेरों ने, समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। और खलीफाओं ने जब दाहरसेन को कहा कि इसे छुड़ाया जाए तो दाहरसेन ने कहा कि नहीं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। और इसलिए फारसी लेखक लिखते हैं कि दाहरसेन को सबक सिखाने के लिए हमला किया गया। परंतु मित्रों, बात बिल्कुल उल्टी है। मैं एक फारसी लेखक को ही यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ। उसका नाम है मीर मासूम। मीर मासूम ये लिखता है कि सिंध के समुद्री, वो ये लिखते हैं कि खलीफाओं ने अपने अभिकर्ताओं, अपने एजेंट्स को हिंदुस्तानी महिला दासियों और अन्य वस्तुओं को खरीदने हेतु सिंध में भेजा। जब वे वापस लौट रहे थे तो देवल बंदरगाह पर उन्हें छुड़ा लिया गया, मुक्त करा लिया गया। इसलिए सिलोन की जो कहानी एक हमला करने के लिए कही गई थी, वो चचनामा के अंदर झूठी है। दूसरी बात ये कही कि युद्ध में पराजय इसलिए हुई क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की जो आए उसमें अनेक प्रकार के, उस पर ताकत थी, उसके पास में बहुत शस्त्र थे। कारण ये नहीं था। कारण ये था कि जब बहुत सारी सेना के और हमारी सेना के साथ वो पराजय का मुंह देख रहा था, पीछे हट रहा था, उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने अरबी सैनिकों को महिलाओं का वेश पहनाया और एक तरफ से चित्कार लगाई, बचाओ बचाओ, ये अरबी मेरी इज्जत लूट रहे हैं, हमारी इज्जत, महाराजा हम तुम्हारी प्रजा हैं, तुम्हारी महिलाएं हैं। महाराजा दाहिरसेन ने कहा, मैं अभी जिंदा हूं, मेरे रहते हुए तुम्हारी इज्जत कौन लूट सकता है। महाराजा दाहिरसेन उन महिलाओं की वेशधारियों की तरफ गया। यही मौका था, मोहम्मद बिन कासिम के लोगों ने अग्नि बाण चलाए। हाथी का होदा धू धू कर जलने लगा। महावत को कहा गया पीछे मोड़ो, परंतु प्यासा हाथी और धू धू करता होदा के कारण हाथी नदी के अंदर घुस गया और बौछारों से और तीरों की बौछार से हमारा वीर दाहरसेन वहां पर शहीद हो गया। यह है हमारे यहाँ महिलाओं की इज्जत, माताओं की इज्जत के लिए उस आदमी ने परवाह नहीं की और अकेला चला गया और इसलिए शहीद होना पड़ा। यह भी इतिहास का दृश्य फारसी लेखकों का गलत लिखा हुआ है। और तीसरी बात वो ये कहते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद जब इसकी राजकुमारियों को बंदी बनाकर खलीफाओं के पास भेजा और लाडी बाई को भी गिरफ्तार कर लिया, तब इन तीनों ने खलीफाओं के साथ शादी कर ली। ये लिखते हैं फारसी लेखक। फारसी लेखक वो जो 1210 में जिसने चचनामा का अनुवाद किया। परंतु दूसरी कहानी क्या कहती है, वही लिखते हैं, उन्हीं के लोग लिखते हैं। और अभी हिस्ट्री ऑफ सिंध पाकिस्तान के 10 वॉल्यूम डॉक्टर पठान के आए हैं। वो ये लिखते हैं कि जब खलीफा के सामने राजकुमारी परमाल और सूर्या को प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि बहुत सुंदर हैं।
उन्होंने कहा हुजूर बात तो ठीक है, पर आपके पास लाने से पहले उस मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिन अपने पास रखा था। खलीफा को गुस्सा आया और कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिन तुमको रखा, उसको बेल की खाल में सी करके पेश किया जाए। मोहम्मद बिन कासिम को बेल की खाल में सी करके प्रस्तुत किया। जब प्रस्तुत किया उस तब तक मोहम्मद बिन कासिम की जान जा चुकी थी। राजकुमारियां तनकर खड़ी हुई, कहने लगे देखिए हमने इसने हमारे सिंध की जनता के साथ, राजा के साथ अन्याय किया, इसलिए हमने आपके सामने दृश्य रखा, अब जो कुछ हो जाए। अब 3 बात कही जाती है, कुछ कहते हैं कि जिंदा दीवारों में चुनवा दिया, कुछ कहते हैं कि घोड़े की पूंछ से बांध करके उसको घसीटा गया जब तक प्राणांत नहीं हो गया, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। इसलिए मेरा ये कहना है यह स्मारक सही इतिहास लिखने का काम भी कर रहा है, सही इतिहास दुनिया के सामने रखने का भी काम कर रहा है। और इसलिए मैं आज के दिन धन्यवाद देना चाहता हूं नगर सुधार न्यास को, कि जिन्होंने अभी भी इसके नवीनीकरण के अंदर बहुत मेहनत की। मैं उसके अभियंता श्री कूड़ी के माध्यम से सब अधिकारियों को, सब कर्मचारियों को, यहाँ काम करने वालों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ शासन प्रशासन के उन सब लोगों को जिन्होंने इस सारे कार्यक्रम को और इसके नवीनीकरण में सहयोग दिया। महाराज जी, मैं आपके प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि देश भर से साधु और संत हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे, और आप सबको जो इस कार्यक्रम को सफलता के लिए पधारे। और एक बार फिर परम पूज्य सर सत्संगाचार्य जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय लखावत साहब, आपने स्मारक की कल्पना और इस सारे विषय को बहुत सुंदर तरीके से हमारे समक्ष रखा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए